वीरेंद्र, अपनी दोनों औलादों को एक दूसरे से अलग कर दे, वरना तेरा पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। चारों ओर लाशें बिछी होंगी। महादेव, लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ये मेरा खून है, बिन माँ के बच्चे हैं ये। नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। फैसला तेरे हाथों में है वीरेंद्र। तुझे प्रजा चाहिए या अपनी ये दोनों औलादें? चुन ले, वरना जो होगा उसमें तेरी मदद। मैं क्या, प्रकृति की कोई ताकत नहीं कर सकती। महादेव, मैं मेरी औलादों को चुनता हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है। राजा वीरेंद्र वायुपुत्र की दोनों संतानें नील और नीलिमा जुड़वा पैदा हुए थे। उन दोनों की शक्तियां इतनी ज्यादा थीं कि उनके पैदा होते समय ही उनकी मां की मौत हो गई। अगर वो दोनों किसी गांव से एक साथ गुजरते तो वहां आग लग जाती। किसी कुएं या तालाब से एक साथ पानी पीते तो वो भाप बनकर उड़ जाता। उन दोनों भाई बहनों की शक्तियां एक साथ होने पर बेकाबू हो जाती। नील और नीलिमा हमेशा दूसरों की भलाई करना चाहते, लेकिन वो अपनी शक्तियां संभाल नहीं पाते। एक कहावत है, हवन करते ही हाथ जलना। वही इन दोनों के साथ होता। वहीं दूसरी तरफ राजा वीरेंद्र के दोनों भाई यजुवेंद्र और नागेंद्र एक षड्यंत्र रच रहे थे। इन दोनों भाई बहनों को एक साथ रहते हुए हमारा मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। नील और नीलिमा को अलग करना ही होगा। इसका तरीका मैंने सोच लिया है। इस बार सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। महल में हो रहे षड्यंत्र से अनजान नीलिमा एक दिन गांव में एक आदमी का इलाज कर रही थी। नीलिमा अपनी शक्तियों से किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती थी। तभी अचानक उस गांव में नीला पहुंचा। नीलिमा, तुम्हें मेरे साथ अभी राजमहल चलना होगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। नीलिमा ने नील को जैसे ही पास आते देखा, उसके होश उड़ गए। नहीं नील, अभी मेरे पास मत आना, तुम महल वापस लौट जाओ। लेकिन मैं तुम्हें साथ लिए बिना नहीं जाऊंगा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। नील ने जैसे ही एक कदम और आगे बढ़ाया, नीलिमा की शक्तियां तेज होने लगी। जैसे ही नील नीलिमा के पास 10 गज के दायरे में आया, इलाज के लिए लेटे आदमी का शरीर जलने लगा। इससे पहले कि नीलिमा अपना ऊर्जा प्रवाह रोक पाती, उस आदमी का शरीर जलकर राख बन गया। नेकी की दुआएं लेने निकले भाई बहन अब बद्दुआओं का शिकार बनने वाले थे। हाय दैया रे, हाय राम, ये क्या कर डाला तुमने? मेरे आदमी को मार डाला। अब क्या होगा मेरे बच्चों का? पूरा गांव जमा हो गया था। लोग नील और नीलिमा को बद्दुआएं दे रहे थे। तभी औरत ने कहा, मैं तुम दोनों वायुपुत्रों को श्राप देती हूँ। जैसे तुम्हारी वजह से मेरा परिवार उजड़ा है, वैसे ही तुम भी उजड़ जाओगे। तुम भी ऐसे ही अपनों की मौत पर रोओगे। यजुवेंद्र का भेजा हुआ भेदिया पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहा था। उसने राजमहल जाकर इस बात की खबर यजुवेंद्र और नागेंद्र को दे दी। हमारा काम हो गया। अब वीरेंद्र हमारी बात नहीं टाल पाएगा। नील और नीलिमा अलग होकर रहेंगे। नागेंद्र और यजुवेंद्र दोनों अपने बड़े भाई राजा वीरेंद्र के पास पहुंचे। दुष्टता की योजनाएं बनाने और राजनीति करने में यजुवेंद्र माहिर था, जबकि नागेंद्र शक्तिशाली और क्रूर था। यजुवेंद्र ने गांव में घटी पूरी घटना सुनाकर राजा वीरेंद्र से कहा, आखिर हम भी नील और नीलिमा के चाचा हैं। उनकी भलाई इसी में है कि उन दोनों को कुछ समय के लिए अलग कर दिया जाए। यजुवेंद्र सही कह रहा है भैया। इस वक्त प्रजा के लोग गुस्से में हैं, वो विद्रोह कर सकते हैं। इस बार राजा वीरेंद्र के सामने कोई रास्ता नहीं था। नीलिमा को दिव्य शक्तियों की शिक्षा देने वाले महान सप्त सिंधु आश्रम भेज दिया गया, ताकि वहाँ वो अपनी प्रतिभा को निखार कर शक्तियों का सही उपयोग कर सके। नील को राज्य के कार्यों में लगा दिया गया। यजुवेंद्र और नागेंद्र अपनी चाल में कामयाब हो गए। फिर एक शाम नील किसी जरूरी काम से अपने पिता को ढूंढते हुए उनके कमरे में आया। पिताजी, पिताजी कहाँ हैं आप? तभी नील की नजर एक बड़ी सी कुर्सी पर पड़ी। वो कुर्सी के सामने जाता है। जैसे ही उसने अपने पिता महाराज वीरेंद्र के चेहरे को देखा, वो दर्द और डर से चीख पड़ा। पिताजी! महाराज वीरेंद्र लहूलुहान हालत में कुर्सी पर पड़े थे। चेहरा नीला पड़ चुका था और मुंह से खून बह रहा था। ये सब क्या और कैसे हो गया? किसने किया ये? चलिए जल्दी से वैद्य जी के पास चलते हैं। नहीं बेटे, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपनों के ही बिछाए जाल को समझ नहीं पाया। संभल कर रहना बेटे, और महर्षि भृगु की किताब सबसे छिपा कर रखना, वो तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगी। राजा वीरेंद्र का शरीर बेजान होकर एक तरफ गिर पड़ा और नील के आंसू फूट पड़े। पिताजी! तभी उस कमरे में नील के दोनों चाचा नागेंद्र और यजुवेंद्र सैनिकों के साथ प्रवेश करते हैं। सैनिकों,
गिरफ्तार कर लो इस नील को और कैद खाने में डाल दो। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैंने कुछ नहीं किया। यही तो बात है नील, अब तू उन गुनाहों की सजा भोगेगा जो तूने कभी किए ही नहीं। नील की आंखें फटी रह गईं। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? नागेंद्र ने नील के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। सुंदर नगर का सिंहासन हमें चाहिए था और वो हमने ले लिया। तेरा बाप मर गया, अब तुझे और तेरी बहन को ठिकाने लगा देंगे। उससे पहले मैं तुझे नर्क भेज दूंगा। नील ने अपनी शक्ति का ऊर्जा वार किया, लेकिन नागेंद्र के शरीर से टकराकर वो शक्ति बुझे हुए अंगारों में बदल गई। नील को तगड़ा झटका लगा। तू अकेले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नागेंद्र नील को एक मुक्का मारता है और उसके गले में पड़े शक्ति यंत्र को खींच लेता है। अब तू सिर्फ नाम का वायुपुत्र है, असली ताकत हमारे पास है। अब तू एक गुलाम की जिंदगी जिएगा। रोज तेरी इतनी पिटाई होगी कि तू हर दिन हमसे मरने की भीख मांगेगा। नागेंद्र के राजा बनने के बाद पूरा राज्य भ्रष्ट हो गया। राज परिवार और ऊंचे वर्ग के लोग निचले लोगों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। नील को बाकी गुलामों के साथ युद्ध का प्रशिक्षण लेने वाले नए सैनिकों के आगे अभ्यास के लिए फेंक दिया जाता था। जानवरों की तरह उन्हें पीटा जाता। रोज कई लोग मारे जाते थे। जो बचते थे उन्हें मामूली दवाइयां दी जाती थीं ताकि वो अगले दिन फिर मार खाने के लिए तैयार हो सकें। जब जब नील को पीटा जाता, उधर सैकड़ों मील दूर सप्त सिंधु आश्रम में नीलिमा भी दर्द से तड़पती थी। मेरी पीठ पर इन कोड़ों के निशान। लगता है नील जरूर किसी मुसीबत में फंस गया है। मुझे इसका पता लगाना होगा। नीलिमा ने अपने कुछ खास लोगों को सुंदर नगर भेजा। वहाँ से लौटकर आए एक खबरी सैनिक ने नीलिमा को बताया, अनर्थ हो गया राजकुमारी। आपके पिताजी को मारकर आपके चाचाओं ने पूरा राज्य हड़प लिया है और आपका भाई नील गुलामों की तरह कैद है। नीलिमा पर जैसे किसी ने अंगारे उड़ेल दिए हों। नहीं, इतना बड़ा धोखा। मैं आ रही हूँ नील, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। उधर दूसरी तरफ नागेंद्र भोग विलास कर रहे यजुवेंद्र के पास पहुंचा। तुम इसी तरह याशी में डूबे रहोगे या फिर बाहर की भी खोज खबर लोगे? आप इतने परेशान क्यों हैं भाई साहब? नील और नीलिमा जब तक जिंदा हैं, हम निश्चित नहीं रह सकते। उन्हें खत्म करना ही होगा। लेकिन भृगु ऋषि के वरदान के मुताबिक वो दोनों साथ पैदा हुए थे। उनको मारने के लिए भी एक साथ लाना होगा। अलग अलग हम उन्हें नहीं मार सकते। नील की ताकत तो हम पहले ही छीन चुके हैं। अगर हम उसे डेथ मैच में लाकर मारेंगे तो नीलिमा उसे बचाने जरूर आएगी। फिर हम उन दोनों को कैद करके उन्हें मार देंगे। चाल अच्छी है। कल डेथ मैच में नील की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मेरा बेटा राजदत्त उसे खत्म कर देगा। यजुवेंद्र और नागेंद्र नील और नीलिमा के खिलाफ साजिश कर रहे थे। वहीं कारागार में बंद नील वहां से बाहर निकलने और अपने चाचाओं के जुल्म का बदला लेने की सोच रहा था। तभी नील को याद आई अपने पिता की आखिरी बात जो उन्होंने मरते हुए कही थी। ये महर्षि भृगु की किताब महाशक्ति का भंडार है जो तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगी। नील ने अपने कंबल के नीचे बने गड्ढे से एक प्राचीन पन्नों की किताब निकालकर पढ़नी शुरू की, लेकिन अफसोस इस बार भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। इतने सालों में सैकड़ों बार इसे पढ़ चुका हूँ। आखिर कौन सा रहस्य छिपा है इसमें? कैसे मिलेंगी मुझे वो शक्तियाँ? पता नहीं पिताजी ने सच कहा था या झूठ। गुस्से और झुंझलाहट में नील कोठरी में जल रहे दिए से उस किताब को जला देता है, लेकिन तभी अचानक जलते पन्नों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे देख नील की रूह कांप गई। उसका शरीर आग लगे हुए सोने की तरह जल उठा। आखिर क्या था उन जलते पन्नों के बीच? अगली सुबह डेथ मैच के दिन। सुनो सुनो सुनो, राजकुमार राजदत्त ने 99 गुलामों को मौत के घाट उतारा है। अब कौन है वो 100वां जो मरेगा या जीत कर आजाद होगा? तभी राजदत्त ने अपनी उंगली एक गुलाम की तरफ उठाई। वो कोई और नहीं, पूर्व युवराज नील था। तो हर मामले में मुझसे हमेशा आगे रहा, लेकिन तेरी प्रतिभा और शक्तियों का क्या फायदा? देख, आज तू मेरे हाथों मरने के लिए खड़ा है। यकीन नहीं होता कि तू कभी मुझे भाई कहता था। सत्ता और दौलत के लालच में तुमने रिश्तों को भी मिटा डाला। रिश्ते की ढाल बनाकर तू खुद को बचा नहीं सकता नील। चल मेरे वार को संभाल। नील के चचेरे भाई राजदत्त ने एक मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ की मुट्ठी को कसना शुरू किया। आसमान में बिजली कड़कने लगी। उसके शरीर में नीली ऊर्जा दौड़ने लगी। सैकड़ों हाथियों की शक्ति उस मुक्के में समाने लगी। लोग उसकी ताकत की कल्पना करके ही सहम उठे और राजदत्त ने नील के सीने पर उस मुक्के से वार कर दिया।
लेकिन नील उस जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। ये देखकर राजदत्त की आंखें फटी रह गईं। असंभव, ये नहीं हो सकता। राजदत्त ने हर बार हर तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन नील का एक कदम भी हिला नहीं पाया। क्या हुआ, थक गया क्या? तेरा हर वार मुझे और मजबूत बना रहा है। अबे तुम मर क्यों नहीं रहा? तू इंसान है या कुछ और? आखिर कमजोर हो चुके नील के अंदर रातों रात ऐसी शक्ति कैसे आई? क्या हुआ था उसके साथ? तभी राजदत्त ने अंतिम वार किया, नंदी सहस्र मुष्टिका। परमाणु विस्फोट की तरह शक्तिशाली आवाज से खूंखार जानवर पागल हो उठे। लोगों के घर मकान भूकंप की तरह हिल गए। धूल का गुबार छटा और वहाँ नील अभी भी खड़ा था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और तू हंस क्यों रहा है? क्योंकि तू हार चुका है और नियम के मुताबिक मैं इन सारे गुलामों के साथ। लेकिन राजदत्त को हारा हुआ देखकर नील का चाचा नागेंद्र गुस्से से पागल हो उठा था। इतनी आसानी से तुझे नहीं छोड़ सकते नील, तेरी मौत तो तय है। नागेंद्र मैदान में कूद पड़ा। वो 6 चक्रों की शक्ति वाला योद्धा था। नील अपनी पूरी ताकत लगाकर भी नागेंद्र का मुकाबला नहीं कर सकता था। नागेंद्र ने 100 जंगली भैंसों की शक्ति वाला मुक्का नील को दे मारा। नील कई फीट दूर जा गिरा। तुझे बचाने तेरी बहन यहाँ जरूर आएगी। आज तुम दोनों की समाधि यही बनाऊंगा। तू सिर्फ सपने देख नागेंद्र, जब तक हम दोनों में से कोई तेरा सिर नहीं काट देगा तब तक हमें मौत छू भी नहीं सकती। नागेंद्र गुस्से से बौखला गया था। उसने किसी पागल हाथी की तरह नील को अपने पैरों से रौंदना शुरू कर दिया। उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी, सांसें उखड़ने लगीं और धड़कन बंद होने लगी। तभी धुंधली आंखों से उसे दूर खड़ी नीलिमा दिखाई देने लगी। यहाँ से लौट जा बहन, मेरे पास मत आना। लेकिन तभी नागेंद्र और नील के बीच में एक औरत आकर खड़ी हो गई और तेज आवाज में बोली, रुक जाइए महाराज नागेंद्र, छोड़ दीजिए इसे, क्योंकि अब ये आपका नहीं मेरा शिकार है। आखिर कौन थी वो और उसकी नील से क्या दुश्मनी थी? क्या नीलिमा सच में वहाँ आई थी या ये सिर्फ नील का वहम था? क्या नील खुद को बचा पाएगा? क्या होगा अगर नीलिमा सच में नील के पास आ गई तो? कैसे लेगा वो अपने साथ हुए हर जुल्म का बदला? आगे की होश उड़ा देने वाली कहानी सुनने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और फ्री में सुनिए महागाथा के सभी एपिसोड।